संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास के पहले भाग में आपका स्वागत है। मुझे आशा है कि आपको ये पसंद आएगा। स्वदेशी लोग उत्तरी अमेरिका के स्वदेशी लोगों का एक समृद्ध और विविध इतिहास है जो यूरोपीय निवासियों के आगमन से हजारों साल पहले का है। यहाँ क्षेत्र के मूल निवासियों के बारे में कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं। सांस्कृतिक विविधता। उत्तरी अमेरिका में विभिन्न प्रकार की स्वदेशी संस्कृतियां निवास करती थी, जिनमें से प्रत्येक की अपनी भाषाएं, परंपराएं, सामाजिक संरचनाएं और जीवन के तरीके थे। उनमें नवाजो, होपी, चेरोकी, इरोवाइस, सियोग्स और कई अन्य जनजातियां शामिल थीं। जीवन शैली। स्वदेशी लोगों के जीवन के तरीके उनके विशिष्ट वातावरण के अनुकूल थे। कुछ किसान थे, जबकि अन्य शिकारी, संग्रहकर्ता या मछुआरे थे। उनकी आध्यात्मिक मान्यताएं अक्सर प्रकृति और भूमि से जुड़ाव में निहित थीं। जटिल समाज। यूरोपीय लोगों के आगमन से पहले कुछ स्वदेशी जनजातियों ने विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रणालियों के साथ जटिल समाज विकसित किए थे। उदाहरण के लिए, ग्रेट लेक्स क्षेत्र और उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में जनजातियों ने इरोवाइस कॉन्फेडरेसी का गठन किया, जो एक महत्वपूर्ण राजनीतिक गठबंधन है। यूरोपीय लोगों के साथ पहला संपर्क। 15वीं शताब्दी में जैसे ही यूरोपीय खोजकर्ता उत्तरी अमेरिका पहुंचे, पहला संपर्क स्वदेशी लोगों और उपनिवेशवादियों के बीच स्थापित हुआ। इस संपर्क के महत्वपूर्ण परिणाम हुए, जिनमें सांस्कृतिक आदान प्रदान, लेकिन संघर्ष और बीमारियों की शुरुआत भी शामिल थी, जिसने स्वदेशी आबादी को नष्ट कर दिया। विस्थापन और संघर्ष। जैसे ही यूरोपीय उपनिवेशवादियों ने स्थायी उपनिवेश स्थापित किए, स्वदेशी लोगों का उनकी पैतृक भूमि से विस्थापन हुआ। इस हिंसक प्रक्रिया के कारण अक्सर निवासियों और मूल जनजातियों के बीच संघर्ष होता था। स्वदेशी युद्ध। पूरे इतिहास में स्वदेशी जनजातियों ने उपनिवेशवादियों की प्रगति का विरोध करने के लिए विभिन्न युद्ध लड़े। ये संघर्ष पैमाने और प्रकृति में भिन्न थे, लेकिन इनमें से कई संघर्ष आदिवासी स्वतंत्रता और स्वायत्तता को संरक्षित करने के प्रयास थे। आरक्षण और आत्मसातीकरण नीतियां। 19वीं शताब्दी में संयुक्त राज्य सरकार ने ऐसी नीतियां लागू की जिनके कारण भारतीय आरक्षण का निर्माण हुआ। इन नीतियों का उद्देश्य स्वदेशी लोगों को प्रमुख संस्कृति में शामिल करना था, लेकिन अक्सर इसके परिणामस्वरूप भूमि और अधिकारों का नुकसान हुआ। स्वदेशी संस्कृति का पुनरुद्धार। 20वीं शताब्दी के दौरान और वर्तमान तक स्वदेशी संस्कृति का पुनर्जागरण हुआ है। स्वदेशी लोगों ने अपने अधिकारों की मान्यता, अपनी भाषाओं और परंपराओं के संरक्षण और अपनी भूमि के सम्मान के लिए संघर्ष किया है। उत्तरी अमेरिका में स्वदेशी संस्कृतियों की विविधता और निरंतरता के साथ साथ उनके सामने आने वाली चुनौतियों की दृढ़ता को पहचानना महत्वपूर्ण है, जिसमें संप्रभुता, भूमि और उनकी सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। अन्वेषण और उपनिवेशीकरण। संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में अन्वेषण और उपनिवेशीकरण की अवधि 15वीं शताब्दी के अंत से 18वीं शताब्दी तक फैली हुई है, जो पहले यूरोपीय उपनिवेशवादियों के आगमन और अमेरिकी महाद्वीप पर स्थायी बस्तियों की स्थापना का प्रतीक है। यहाँ इस अवधि की कुछ झलकियां दी गई हैं। कोलंबस का आगमन 1492। स्पेन के कैथोलिक सम्राटों की सेवा में जेनोइस नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस 12 अक्टूबर 1492 को अमेरिका पहुंचे। उनकी यात्रा का वित्तपोषण एशिया के लिए सीधा मार्ग खोजने के उद्देश्य से किया गया था, लेकिन इसके बजाय उन्होंने वहां पहुंचे जिसे आज हम अमेरिका के नाम से जानते हैं। यूरोपीय खोजकर्ता। कोलंबस की यात्रा के बाद अन्य यूरोपीय खोजकर्ताओं ने अमेरिकी तटों का पता लगाना और मानचित्र बनाना जारी रखा। इनमें हुआन पोन्स डी लियोन, हर्नान कोर्टेस, जैक्स कार्टियर और हुआन रोड्रिग्स कैब्रिलो शामिल हैं। स्पेनिश बस्तियां। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में स्पेनिश ने अमेरिका में पहली स्थायी बस्तियां स्थापित की, जैसे प्यूर्टो रिको में सैन हुआन 1508 में स्थापित और फ्लोरिडा में सैन अगस्टिन 1565 में स्थापित। अंग्रेज बस्तियां। अंग्रेजों ने 17वीं सदी की शुरुआत में उत्तरी अमेरिका में स्थायी उपनिवेश स्थापित करना शुरू किया। 1607 में वर्जीनिया में स्थापित जेम्सटाउन पहली सफल अंग्रेजी कॉलोनी थी। बाद में अन्य उपनिवेश जैसे प्लायमाउथ 1620 और मैसाचुसेट्स बे 1630 तीर्थयात्रियों और प्यूरिटन द्वारा स्थापित किए गए थे। डच उपनिवेशीकरण। डचों ने भी उपनिवेशीकरण में भूमिका निभाई। 1624 में मैनहट्टन द्वीप पर न्यू एम्स्टर्डम की स्थापना की। बाद में इस उपनिवेश पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और इसका नाम बदलकर न्यूयॉर्क कर दिया गया। फ्रांसीसी उपनिवेशीकरण। फ्रांसीसियों ने कनाडा और मिसिसिपी नदी क्षेत्र में क्यूबेक और न्यू ऑर्लियंस जैसे उपनिवेश स्थापित किए।
उनका ध्यान कृषि से अधिक फर व्यापार पर था। यूरोपीय शक्तियों के बीच संघर्ष। जैसे ही यूरोपीय शक्तियों ने उत्तरी अमेरिका में उपनिवेश स्थापित किए, क्षेत्रों और संसाधनों पर नियंत्रण को लेकर संघर्ष पैदा हो गए। ये संघर्ष वे अक्सर 7 साल के युद्ध जैसे यूरोपीय युद्धों में परिलक्षित होते थे। कोलंबियन एक्सचेंज पुरानी और नई दुनिया के बीच उत्पादों, संस्कृतियों और बीमारियों का आदान प्रदान था। इस आदान प्रदान का दोनों महाद्वीपों के भोजन, जनसांख्यिकी और समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। स्वदेशी लोगों के साथ संबंध। यूरोपीय उपनिवेशवादियों और स्वदेशी लोगों के बीच संबंध विविध थे। कुछ जनजातियों ने व्यापार में उपनिवेशवादियों के साथ सहयोग किया, जबकि अन्य ने आक्रमण और अपनी भूमि के नुकसान का विरोध किया। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्थाओं का विकास। उपनिवेशों ने कृषि, मछली पकड़ने, व्यापार और खनन पर आधारित अर्थव्यवस्थाएं विकसित की। वर्जीनिया जैसे दक्षिणी उपनिवेश तंबाकू रोपण पर बहुत अधिक निर्भर थे, जबकि उत्तरी उपनिवेश मछली पकड़ने और व्यापार पर ध्यान केंद्रित करते थे। अन्वेषण और उपनिवेशीकरण की इस अवधि ने संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद के विकास की नींव रखी, हालांकि यह अपने साथ सांस्कृतिक, क्षेत्रीय और आर्थिक संघर्षों के साथ साथ उपनिवेशों और उनके यूरोपीय महानगरों के बीच तनाव भी लेकर आया। क्रांतिकारी युद्ध 1775-1783। अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध, जिसे अमेरिकी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, एक संघर्ष था जो 1775 और 1783 के बीच हुआ और जिसके परिणामस्वरूप ब्रिटिश शासन से 13 उपनिवेशों की स्वतंत्रता हुई। अमेरिकी इतिहास के इस महत्वपूर्ण काल के बारे में कुछ मुख्य बिंदु यहाँ दिए गए हैं। कारण और तनाव। अमेरिकी उपनिवेशों और ग्रेट ब्रिटेन के बीच कई कारणों से तनाव बढ़ गया, जिनमें अनुचित कर जैसे स्टाम्प ड्यूटी और टाउनसेंड कर, ब्रिटिश संसद में प्रतिनिधित्व की कमी और क्राउन द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध शामिल हैं। बोस्टन टी पार्टी 1773। चाय कर के विरोध में उपनिवेशवादियों ने अवज्ञा के प्रसिद्ध कृत्य को अंजाम दिया, जिसे बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है, जिसमें दिसंबर 1773 में बोस्टन हार्बर में चाय के बक्से फेंक दिए गए। प्रारंभिक सशस्त्र संघर्ष। अंततः तनाव बढ़ गया। अप्रैल 1775 में मैसाचुसेट्स में लेक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड की लड़ाई में खुली हिंसा क्रांतिकारी युद्ध की शुरुआत का प्रतीक थी। स्वतंत्रता की घोषणा 1776। 4 जुलाई 1776 को द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाया, जो बड़े पैमाने पर थॉमस जेफरसन द्वारा लिखी गई थी। घोषणा ने 13 कॉलोनियों की स्वतंत्रता की घोषणा की और स्वतंत्रता और समानता के मौलिक सिद्धांतों की स्थापना की। उत्तरी अभियान और प्रमुख लड़ाइयां। युद्ध में सैन्य अभियानों की एक श्रृंखला शामिल थी, जिसमें साराटोगा की लड़ाई 1777 जैसी प्रमुख लड़ाइयां शामिल थीं, जिसके परिणामस्वरूप उपनिवेशवादियों की निर्णायक जीत हुई और अमेरिकी उद्देश्य के लिए फ्रांसीसी समर्थन आकर्षित हुआ। फ्रांस के साथ गठबंधन। 1778 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने फ्रांस के साथ एक गठबंधन को औपचारिक रूप दिया, जिसने सैन्य, वित्तीय और नौसैनिक सहायता प्रदान करके विद्रोह की अंतिम सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दक्षिणी अभियान। जैसे जैसे युद्ध विकसित हुआ, लड़ाई दक्षिण की ओर चली गई, जहां 1781 में यॉर्कटाउन की लड़ाई जैसी लड़ाई लड़ी गई। इस लड़ाई के परिणामस्वरूप ब्रिटिश जनरल कॉर्नवालिस ने आत्मसमर्पण कर दिया और युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। पेरिस की संधि 1783। 1783 में पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर के साथ युद्ध समाप्त हो गया। संधि ने संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता को मान्यता दी और नए देश की सीमाओं की स्थापना की, जो अटलांटिक से मिसिसिपी नदी तक फैली हुई थी। प्रभाव और विरासत। क्रांतिकारी युद्ध ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में स्थापित किया और स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों के बारे में विचारों के विकास को प्रभावित किया। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान 1787 में लिखा गया था, जिसमें नए देश के कानूनी और राजनीतिक ढांचे की स्थापना की गई थी। क्रांतिकारी युद्ध अमेरिकी इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवधि थी और इसने एक स्वतंत्र राष्ट्र के गठन की नींव रखी। उनकी विरासत संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय पहचान के लिए मौलिक बनी हुई है। संविधान और संघीय सरकार। क्रांतिकारी युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका को सरकार की एक प्रभावी प्रणाली स्थापित करने की चुनौती का सामना करना पड़ा। सरकार का पहला रूप, परिसंघ के लेख, अपर्याप्त साबित हुए और 1787 में संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान लिखा गया। यहाँ संविधान और संघीय सरकार की स्थापना के बारे में जानकारी दी गई है। परिसंघ के अनुच्छेद 1777 में अपनाए गए और 1781 में अनुसमर्थित
परिसंघ के लेखों ने एक कमजोर, विकेंद्रीकृत सरकार की स्थापना की। ये प्रणाली केंद्र सरकार को कर एकत्र करने, सेना बनाए रखने या व्यापार को विनियमित करने के लिए आवश्यक अधिकार प्रदान नहीं करती थी। संवैधानिक सम्मेलन 1787 परिसंघ के अनुच्छेदों की कमियों के कारण 1787 में फिलाडेल्फिया में एक संवैधानिक सम्मेलन बुलाया गया था। जेम्स जैसे प्रमुख व्यक्ति मैडिसन और अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने नए संविधान के प्रारूपण में भाग लिया। संविधान का मसौदा तैयार करना। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का मसौदा संवैधानिक सम्मेलन के दौरान तैयार किया गया था और 17 सितंबर 1787 को इसे अंतिम रूप दिया गया था। इसने 3 शाखाओं को दी गई विशिष्ट शक्तियों के साथ एक मजबूत संघीय सरकार की स्थापना की। कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियों का पृथक्करण। सत्ता के अत्यधिक संकेंद्रण से बचने के लिए संविधान शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को शामिल करता है। विधायी शाखा कांग्रेस कानून बनाती है, कार्यकारी शाखा प्रेसिडेंसी उन्हें लागू करती है और न्यायिक शाखा सुप्रीम कोर्ट और अन्य संघीय अदालतें कानूनों की व्याख्या करती है। संघवाद। संविधान एक संघीय प्रणाली स्थापित करता है जो संघीय सरकार और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन करती है। ये संघीय सरकार से संबंधित प्रगणित शक्तियों को सूचीबद्ध करता है और राज्यों के लिए अगणित शक्तियों को आरक्षित करता है। अनुसमर्थन। संविधान को अनुसमर्थन के लिए उपनिवेशों में भेजा गया था। गहन बहसें हुई और अनुमोदन सुनिश्चित करने के लिए अधिकारों के विधेयक को जोड़ने का वादा किया गया। संविधान को 1788 में अनुमोदित किया गया था। अधिकारों का विधेयक संशोधन। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देने वाले अधिकारों के विधेयक का वादा 1791 में पहले 10 संशोधनों के पारित होने के साथ पूरा हुआ। इनमें बोलने की स्वतंत्रता, हथियार रखने का अधिकार शामिल था और अन्यायपूर्ण तलाशी और जब्ती से सुरक्षा। संशोधन की शक्ति। संविधान में समाज में परिवर्तनों को अनुकूलित करने के लिए एक संशोधन प्रक्रिया शामिल है। बाद के संशोधन, जैसे कि 19वां संशोधन जो महिलाओं को वोट देने के अधिकार की गारंटी देता है, अमेरिकी समाज के विकास को दर्शाता है। संघीय सरकार का कार्यान्वयन। 1789 में संविधान लागू हुआ और जॉर्ज वाशिंगटन पहले राष्ट्रपति बने। संघीय सरकार न्यूयॉर्क और बाद में वाशिंगटन डीसी में स्थित थी। विरासत और अर्थ। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान एक मौलिक दस्तावेज है जो 2 शताब्दियों से अधिक समय से कायम है। इसके लचीलेपन और समाज की बदलती जरूरतों के अनुरूप ढलने की क्षमता ने अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता और दीर्घायु में योगदान दिया है। संविधान और उसके द्वारा स्थापित संघीय सरकार पूरे इतिहास में संयुक्त राज्य अमेरिका की संरचना और स्थिरता के लिए मौलिक रही है। पश्चिम की ओर विस्तार। अमेरिकी इतिहास में पश्चिम की ओर विस्तार एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया